हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। आई एम रिशिका शर्मा। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि आफ्टर टेंथ बहुत सारे बच्चों के मन में क्या होता है कि हमको डॉक्टर तो बनना है। हमको डॉक्टर तो बनना है, स्टार्टिंग से एम होता है कि हमको डॉक्टर तो बनना है, पर कैसे बनना है, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको आफ्टर टेंथ कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, हमको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में उनको कुछ भी पता वहां पे नहीं होता है। बस उनको ये होता है कि हाँ हमको डॉक्टर बनना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आफ्टर टेंथ हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए, या फिर आफ्टर टेंथ हमको किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आफ्टर ट्वेल्थ हमको क्या करना चाहिए जिसके बाद हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि टेंथ के बाद हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, या फिर आफ्टर ट्वेल्थ हमको क्या करना चाहिए जिसके बाद हमारा जो डॉक्टर बनने का सफर है वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रही हूँ कि मॉडल कोचिंग क्लासेस जो कि लोकेटेड है आपके ढेकहारीवा में, यहाँ पे नीट की और नर्सिंग की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सिस्टम में होगी। ठीक, तो अब हम आते हैं नीट में कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो आफ्टर टेंथ, चलिए ठीक है, टेंथ तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने अच्छे नंबरों में पास कर लिया। अब हम कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं इलेवेंथ में। ठीक, इलेवेंथ में हमको सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो हमको डॉक्टर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो आफ्टर टेंथ हमको, जब हम ट्वेल्थ में पहुंचते हैं, तो हमको चूज करना है यहाँ पे पीसीबी। हमको क्या चूज करना है? पीसीबी। अब ये पीसीबी कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो पीसीबी सब्जेक्ट होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर? यहाँ पे कौन इंक्लूड होता है पीसीबी में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आफ्टर टेंथ हमने टेंथ में अच्छे नंबर से हमने पास आउट किया, हम टेंथ पास आउट हो गए। अब हमारे पास टाइम है कि हमको डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि आफ्टर टेंथ हम 11th क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं? पीसीबी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम साइंस फील्ड पे जा रहे हैं। साइंस फील्ड पे मैथ भी आता है और बायोलॉजी भी आती है, तो हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लेना है? बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज कर लेना है। चलिए ठीक है, हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब 11th और 12th में हम क्या करेंगे? बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको पूरी तरह से उनका एम ही होता है कि हमको भाई एमबीबीएस करना ही करना है, हमको एमबीबीएस क्रैक पूरी तरह से डॉक्टर बनना ही बनना है। अब इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए तैयारी 11 से ही शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हम आफ्टर ट्वेल्थ इस चीज की क्या करेंगे? तैयारी करेंगे ड्रॉप आउट करने के बाद। जिनका माइंड सेट हो चुका है कि हम आफ्टर ट्वेल्थ क्या करेंगे? इस चीज की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो एक बार दो बार एग्जामिनेशन देने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका भी ड्रॉप आउट हो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं पूरी जानकारी देने के लिए कि हमको किसकी प्रिपरेशन और किसका एग्जाम देना होता है। हमको एग्जाम देना होता है नीट का। अब सबसे पहले हम जानेंगे नीट है क्या, नीट होता क्या है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, या फिर टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अब हम आफ्टर ट्वेल्थ, जैसे ही हमने ट्वेल्थ क्रॉस किया, आफ्टर ट्वेल्थ हम नीट का एग्जाम देंगे, और नीट के एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमको जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें हमको क्या हो जाएगा? एडमिशन मिल जाएगा। किसके लिए? एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। जैसे ही हमने नीट को क्रैक किया, नीट को पास आउट किया, हमने हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद हम क्या, हमारे पास क्या है कि हम एमबीबीएस को पढ़ने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। क्लियर ये चीज?
अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि नीट को कंडक्ट कौन करा रहा है, नीट को कंडक्ट कौन करा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। हम पहले की बात अगर करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, अगर हम पहले की बात करें, कुछ 4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तब क्या होता है कि सारे की सारी जो स्टेट्स होते हैं ये सब अपना अपना जो मेडिकल फील्ड का एंट्रेंस एग्जाम होता था ये खुद ही करते थे, खुद ही कराते थे कंडक्ट। जितने भी स्टेट्स हैं जैसे एआई, पीएमटी, दिल्ली पीएमटी, एम्स, ये सारे लोग क्या करते थे, ये सारी कॉलेजेस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते थे और खुद के लिए सिलेक्शन कराते थे स्टेट वाइज। तो उस टाइम पे क्या होता था, उस कंडीशन पे क्या होता था कि बहुत अलग अलग सिलेबस हो जाता था बच्चों के लिए। सिलेबस पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस स्टेट का अलग, इस स्टेट का अलग, इस कॉलेज का अलग। तो उनके पास क्या होता था कि टाइम क्या होता था, वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पास सिलेबस का पैटर्न चेंज हो रहा है, हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है वहाँ पे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, पेरेंट्स सभी स्टेट के लिए अलग 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 कोचिंग करवाएंगे, क्योंकि सिलेबस अलग है तो कोचिंग हमको अलग अलग करानी पड़ेगी। तो जो फाइनेंशियल बर्डन होता था पेरेंट्स के ऊपर, जो फाइनेंशियल बर्डन होता था वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। ये बात हो गई। अब इसमें से क्या होता है, जब अलग अलग स्टेट अलग अलग कंडक्ट कराएगी तो टाइम वेस्ट भी होगा, टाइम वेस्ट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों के जो सिलेबस पैटर्न है इसको चेंज होने की वजह से उनका स्टडी भी पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एग्जाम पैटर्न निकाल लिया, ओनली वन एग्जाम पैटर्न, नीट, ओनली वन, पूरे नेशन में, ठीक है ना, पूरे नेशन के लिए ओनली वन एग्जाम पैटर्न है, वो क्या है, नीट है। नीट को इन्होंने बोल दिया कि नीट को क्वालिफाई कर लोगे तो आप पूरे देश के किसी भी कोने में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जहां पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहां पे सिलेक्ट हो गए, वहां पे आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि इस स्टेट के लिए अलग एग्जाम देना, इस स्टेट के लिए अलग एग्जाम देना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि नीट है क्या, होता क्या है, और इसको कौन कंडक्ट कराता है। क्लियर, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए हमको नीट को क्वालिफाई करना होता है। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि हर साल नीट में कम से कम लगभग 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख के आसपास क्या होता है, बच्चे जो है एमबीबी नीट का जो है एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। 20 लाख के लगभग बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जाम देते हैं। लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, नहीं ना, सभी का सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब इनमें से हमको सिलेक्शन करना है सिर्फ और सिर्फ कितने, 1 to 2 लाख। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 कट ऑफ के हिसाब से ये पूरा का पूरा रैंक 1 से लेकर रैंक 20 लाख तक बच्चे गए, 1 से लेकर 20 लाख तक बच्चे रैंक लगी। अब इसमें से कहीं पे एक बीच का कट ऑफ हो गया, बीच का कहीं का एक कट ऑफ हो गया। अब इस कट ऑफ के ऊपर वाले बच्चे, जैसे सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ कितना है, हमारे पास कट ऑफ है 550, 550 का कट ऑफ है। अब 550 के ऊपर जितने बच्चे हैं ये सारे हमने क्या की, सिलेक्ट हो गए, पास हो गए हैं, इस एग्जामिनेशन को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और जितने भी इस कट ऑफ के नीचे के बच्चे हैं इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, चलो ठीक है, वो तो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन में। अब जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, अब जो पास हो चुके हैं, तो क्या जरूरी है कि इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है, 1 to 2। अब हो सकता है कि इससे ज्यादा बच्चे हों, इससे ज्यादा बच्चे हो जिन्होंने इसको पार कर लिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, रैंक के हिसाब से, इसमें क्या हो रहा है,
रैंक के हिसाब से पूरा का पूरा कट ऑफ लगता है। अब इतनी चीज क्लियर हो गई कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है, किस पैटर्न में सिलेक्शन हो रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये जान लिया कि नीट होता क्या है, नीट में कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम नीट को क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, फिर नीट का टेस्ट देने जाते हैं, एग्जामिनेशन देने जाते हैं नीट का, उसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या फिर वहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जो हमने 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, 11th और 12th की जितनी भी बायोलॉजी पढ़ी है, तो वो सारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है किसमें, नीट में, 11th और 12th की। उसके ऊपर या नीचे से कुछ नहीं आता। या फिर हम बोलते, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अदर कुछ पढ़ो, अलग से कुछ पढ़ो, नहीं, पूरा का पूरा जो आपका 11th का, पूरा का पूरा आपका जो 12th का है, यही आ रहा है किसमें, आपके नीट के सिलेबस में। अदर सिलेबस इसमें, बाहर से सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। अब हम अगर बात करें कि नंबर्स की, कि कितने नंबर्स का पूरा नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है, और कितने नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि नीट मतलब डॉक्टर, तो डॉक्टर का मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, हम सबको पता है, बायोलॉजी। मेन सब्जेक्ट क्या होता है, बायोलॉजी, ठीक है ना, हमको बायोलॉजी तो मेनली पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा मार्क्स होता है 720 मार्क्स कितने होते हैं, 720 के। अब इस 720 में चूंकि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी है, तो इसमें 50% तो आ जाता है किसमें, बायोलॉजी का। 720 का 50%, दैट मीन्स 360 मार्क्स का, 360 मार्क्स का तो अपना बायोलॉजी आता है। इसका मतलब क्या है, हमको बायोलॉजी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को छोड़ देना है, पर बायोलॉजी को अपने पूरी तरह से हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अब इसका 50% इधर आया, तो 50 का 25% और 25% इन दोनों में डिवाइड हो गया, मतलब 180 और 180 मार्क्स के ये दोनों आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो गया, मार्क्स का किस प्रकार से मार्क्स हमको नीट के एग्जामिनेशन में मिलते हैं। क्या है, 720 का पूरा हमारा एग्जाम होता है, जिसमें से 50% यानी कि 360 हमें बायोलॉजी में पाने होते हैं, बायोलॉजी में, और 180 और 180 हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में पाने होते हैं। तब जाके हमारा पूरा का पूरा क्या है, 720 बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई कि हमें कहाँ पे अपना फोकस करना है। फोकस इनमें भी करना है, लेकिन अपनी मेन फोकस हमको किस में करना है, बायोलॉजी में करना है। ये हो गया, इस प्रकार से हुआ इसका नीट का डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू आर क्लियर कि किस प्रकार से हमको पढ़ाई करनी है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ, नीट की कुछ स्ट्रेटजीज क्या है, किस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे जिससे हमारा नीट जो है वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सब्जेक्ट समझ में आ गए ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और कैसे कैसे हमको नंबर। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आप लोग को हम बता दें कि माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है। अब ये माइनस मार्किंग क्या होती है, सपोज दैट कि यहाँ पे 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऑल क्वेश्चन कितने के हैं, 2-2 नंबर के, ठीक। अब अगर 2 नंबर का क्वेश्चन मतलब 1, अगर आपका कोई भी सवाल हो जाता है गलत, अगर आपका कोई भी सवाल हो जाता है गलत, तो उसके पहले वाले से आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर के हो रहे हैं, ईच क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं आपके 2-2 नंबर के, ठीक है ना, 2-2 नंबर के। अब यहाँ पे बायोलॉजी की अगर बात चल रही है तो 90 क्वेश्चन आते हैं। अब इतनी चीज क्लियर हो गई, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। अब यहाँ पे मोड देखते हैं कि किस मोड में नीट का एग्जाम होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अभी तक
जो नीट है ये ऑफलाइन पेपर करा रहा है। ऐसा पेपर करा रहा है ऑफलाइन OMR सीट द्वारा। लेकिन अब इस बात में जो है चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में नीट के एग्जामिनेशन को क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा। क्लियर? आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि एग्जाम देने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, सेट एम, मतलब हमको अपना लक्ष्य यहाँ पे सुनिश्चित करके रखना, निश्चित करना है, ठीक है ना, कि भाई अगर हमको डॉक्टर बनना है तो बनना है। अब यहाँ पे भी दो तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे क्या है, 90% बच्चे होते हैं जिनका खुद का एम होता है, ठीक है ना, सेल्फ, कि भैया हमको बनना है, हमको नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी दबाव में आकर, जो किसी न किसी प्रकार के, जैसे किसी के पेरेंट्स हो गए, किसी के गार्जियंस हो गए, कोई ना कोई, या फिर फ्रेंड्स हो गए, तो इनके दबाव में आकर क्या करते हैं, ये नीट क्वालिफाई करने लगते हैं। भैया हमको नीट क्वालिफाई करना है, हमको डॉक्टर बनना है। तो इन लोग के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, तुम अदर फील्ड में चले जाओ। अगर जो फील्ड, ये सिर्फ इसी फील्ड के लिए नहीं है, अगर तुम किसी भी फील्ड में किसी के प्रेशराइज में जा रहे हो तो मत जाओ। अगर तुम प्रेशर में आके, चलो ठीक है तुम पढ़ने में होशियार बच्चे हो, तुम प्रेशर में आके तुमने नीट क्रैक कर लिया, तुमने MBBS भी क्रैक कर लिया, अब तुम डॉक्टर अच्छे नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पैशन था, तुम्हें जो पसंद था, तुम्हारा जो ड्रीम था, वो तो दूसरा था, तुम्हारा ध्यान वहां रहेगा। क्लियर है ना? अब तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो लोग दबाव में जाकर, जो लोग प्रेशराइज होकर ये चीज कर रहे हैं, तो वो लोग नीट की तरफ ध्यान ना दें। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते। चलो तुमने बायोलॉजी ले लिया 11th में, 11 12 बायोलॉजी पढ़, अब क्या करें? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उधर फील्ड में चले जाओ, टेक्नोलॉजी फील्ड में चले जाओ, बट इधर साइड मत आओ। ये चीज हो गई कि हमको अपना एम सेट करना पड़ेगा। अब अगर एक बार हमने अपना एम सेट कर लिया, अपना लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, उसके बाद भटकने का तो कोई चांस है नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि बैकबोन वन सब्जेक्ट, इससे पहले भी मैंने बताया था कि बायोलॉजी की स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ज्यादातर नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोलॉजी को ही अपना बैकबोन बनाते हैं। तो बैकबोन बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर अगर ये आपका बायोलॉजी बैकबोन है, तो इसमें आपको 360 मार्क्स तो 100% होने ही चाहिए। न 360 से ऊपर, न 360 से नीचे, ऊपर तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को बैकबोन बनाया है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हम 360 से कम नंबर लेकर आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज? अब देखते हैं रिसोर्सेस। ये मेन बात है। रिसोर्सेस, कभी भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो अलग अलग जगह मत भटको, ठीक है ना। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारी कोचिंग्स अच्छी होती है, मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ हम अच्छे हैं। जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जा रही है, जिससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, जिस भी टीचर से मैच हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी टीचर से पढ़ो। हाँ ठीक है, आप शुरुआत में आप कंफ्यूज हो, 1-2 दिन आप अलग अलग टीचर के पास जाओ, जिससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, बस अब उसके बाद भटकना बंद। अब हमको पढ़ना है तो उसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है ना। तो रिसोर्स अपना एक फिक्स कर लो। अब जैसे कि हमको इस बुक से पढ़ना है तो इसी बुक से पढ़ना है। अब हमको इसके पास PDF लेने जाना है, इसके पास नोट्स लेने जाना है, ये नोट्स लेने जाना है, नहीं। क्लियर है ना? तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, बुक फिक्स कर लेनी है अपनी, और दूसरा मतलब क्या है, टीचर हमको फिक्स कर लेना। और मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी बुक NCERT बायोलॉजी के लिए, चूंकि आई एम द बायोलॉजी टीचर, ठीक, तो मैं बायोलॉजी के लिए आपको सजेस्ट करूंगी NCERT को एकदम से घोल के पी जाओ, ठीक है ना। NCERT का एक एक शब्द एकदम से तुम्हें रट जाना चाहिए। और अगर NCERT आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, प्रिपेयर हो गई है,
तो आपको 360 मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हमको कम रिसोर्स रखना है और उसी में एकदम से घुस जाना है, ठीक है ना। अब हमको खुद सेल्फ नोट्स भी तैयार करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेल्फ नोट्स हमको यहाँ पे अपनी प्रिपेयर कर लेनी है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात आ रही है कि बैकलॉग की, किसकी बात आ रही है, बैकलॉग। चलो हम कोचिंग जा रहे हैं, अब हम 2 साल 3 साल रेगुलर कोचिंग है, तो कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कुछ दिन ऐसा हो जा रहा है कि तबीयत खराब हो गई, हम कहीं चले गए, तो उस दिन क्या हो गया है कि हमारा छूट गया है, क्लासेस छूट गई है। तब उसको हम पेंडिंग में नहीं कर देंगे, है ना, कि अब हम हो गया छोड़ो इसको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ते हैं, नहीं। उसको हमको तुरंत से तुरंत क्या कवर अप करने की जरूरत है। अब उसको हम पेंडिंग नहीं छोड़ देंगे, चलो यार छोड़ो बाद में पढ़ते रहेंगे, नहीं तो छोटा ही रह जाएगा वो, ठीक है ना। तो अपना बैकलॉग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करते रहो, कवर अप करते रहो। क्लियर है ये चीज। अब मॉक टेस्ट, हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब टेस्ट टेस्ट नहीं देंगे, हम टेस्ट जब एग्जाम होने वाला रहेगा उसके 1-2 महीने पहले हम एग्जाम दे लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, हमें पता चल जाएगा। नहीं, हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट किया, इस चैप्टर का हम मॉक टेस्ट देंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे हमें उपलब्ध रहते हैं, मॉड्यूल्स हमको पूरे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। जैसे हमने चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे हमने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, जिससे हमारा क्या है, लास्ट रिवीजन, रिवीजन होता रहेगा। अब हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने के बाद उसका रिवीजन नहीं कर रहे, हम जंप कर रहे हैं दूसरे टॉपिक में, हम जंप कर रहे हैं दूसरे चैप्टर में, नहीं। हमने जब एक चैप्टर एक टॉपिक कंप्लीट किया, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको एक बार रिवाइज। और मैं आप लोग को बता दूं कि पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट। चलो अगर आपका एग्जाम का टाइम हो आ रहा है, पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है आपका एग्जाम टाइम, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नया टॉपिक मत पढ़ें, ठीक है ना। आप लोग नए टॉपिक में मत जाएं, जितनी चीज ओवरऑल आपने पढ़ी हुई है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर ले। रिवीजन इज वेरी मस्ट, ठीक है ना। और ये इम्प्रूव करता है आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई को। चलिए, तो ये कुछ टिप्स होते हैं किसके लिए, आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट, अगर हम जैसे कि मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इस ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, नीट के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं किसके बारे में, कि बायोलॉजी में हम आखिर पढ़ने क्या क्या वाले हैं, बायोलॉजी में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो हम इसको ना 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे मैं ना आपको जीरो से हीरो की तरफ लेकर जा रही हूँ। मैं आपको यही समझ रही हूँ कि आपसे अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप एकदम से जीरो हो। तो जीरो हो तो हमको जीरो से शुरू भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं इसको 3 पैटर्न में लेकर आई हूँ, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत टफ होते हैं, कुछ होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ये आता भी है, नहीं भी आता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स जैसे कि क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब क्या, हमारे बारे में, ठीक है ना, हमारी जितनी भी संरचनाएं हैं, तो ये इजी में आ रहा है, ठीक। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या, इसमें आ रहा है प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन अलग और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम अलग पढ़ेंगे, ये इजी में आ रहा है। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, धीरे धीरे इसको कवर कर लिया, फिर इसको कवर कर लिया और फिर इसको कवर कर लिया। अब देन हम क्या, इसी में हम पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डिसीज, रिप्रोडक्टिव डिसीज, ठीक है ना। ये अब जेनेटिक्स की अगर बात हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है
नीट के लिए, जिसमें से ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक होता है कौन सा अपना, जेनेटिक का, ठीक है ना। जेनेटिक के साथ साथ यहाँ पे हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, जेनेटिक के साथ साथ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन भी पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब अगर हम मीडियम में आते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको बता दूं बायोलॉजी की जान होती है, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे छोटी यूनिट सेल है। तो सेल को पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है ये टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके नीट में तो आते ही आते हैं। नीट के अलावा जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब में सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग थिंग्स इसी में पढ़ेंगे, लिविंग क्लासिफिकेशन हम बोल रहे हैं जिसको, ठीक है ना। फिर हम इसी में पढ़ेंगे किसको, माइक्रोब्स को, जितने भी छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको पढ़ेंगे मीडियम में हम। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, जो भी अपनी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशंस हो रही हैं, इनको हम पढ़ेंगे मीडियम के अंदर। अब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये भी एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है मीडियम के अंतर्गत, ठीक है ना। इससे भी बहुत ज्यादा जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, ये बनते हैं किसके अंदर, आपके बायोटेक्नोलॉजी। क्यों क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीजें हैं। बाकी बायोलॉजी में तो हम सिर्फ जो लिविंग चीजें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी बायोलॉजी जो है उसमें लिविंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपका ये बायोटेक्नोलॉजी है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बायो के साथ साथ हम टेक्निक्स का, जितनी भी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, जो कि किसका काम है, इंजीनियर्स का काम है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। क्लियर ये चीज। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। अब अगर हम हार्ड की बात कर रहे हैं कि इसमें से हार्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो पहले तो सबसे पहले हम आ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब प्लांट की संरचना के बारे में। प्लांट का जितना भी आउटर स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम इसके अंदर पढ़ेंगे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, या एनिमल किंगडम जितना भी है, मोलस्का, टेरिडोफाइटा, ये सारी टेरिफेरा, ये सारी चीजें, पोरीफेरा वगैरह हम किसमें पढ़ेंगे, अपने एनिमल किंगडम के अंदर। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और थोड़ा थोड़ा जेनेटिक्स क्या है यहाँ पे सिमिलर्स है। यहाँ पे भी हम वही जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, यहाँ पे भी हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। अब इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, तो अपना पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जीवित में विभिन्नता, डाइवर्सिटी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, विभिन्नता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जो मैंने अभी टेरिडोफाइटा का नाम लिया था ना एनिमल में गलती से, तो प्लांट किंगडम में आ रहा है, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा आ रहा है, ब्रायोफाइटा आ रहा है, तो ये सब चीजें, फंगी आ रही है, एल्गी आ रही, ये सब चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे प्लांट में। ये तो छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, अपने बायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक्स जो है क्लियर करने वाले, कौन कौन सा टॉपिक हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को पूरा नीट की तैयारी क्या है, कैसे है, इसको कैसे करना है, कब हमको तैयार करना है, कहाँ से हमको शुरू करना है, डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आई होप आज आप लोग को क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस पैटर्न में पढ़ेंगे, कैसे इसको तैयार करेंगे, ये चीजें अभी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एट लास्ट में बोलना चाहूंगी कि हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग ब्रॉड करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।